नमस्कार, मैं शिल्पा मोदी रश्मि रथी की ओर से रश्मि रथी के मंच पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रतिभाओं के अंकुर को प्रतिभाओं के अंकुर को प्रखर एवं शिखर तक प्रकाशमय करने के लिए रश्मि रथी पटल सदैव अग्रसर रहा है। रश्मि रथी मंच आप सभी के लिए लेकर आया है अब से प्रति माह प्रत्येक शनिवार कार्यक्रम एक शाम कहानियों के नाम। मैं रश्मि रथी पटल को नमन करते हुए अपने लेखकगण का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं साथ ही साथ आप सभी का परिचय भी इनसे करवाती हूँ। मेरी पहली प्रतिभागी है अर्चना जैन जी। अर्चना जैन जी जो मंडला से हैं और इनकी कहानी का शीर्षक है सांसें न कम न ज्यादा। और मेरी दूसरी प्रतिभागी हैं डॉक्टर श्री ज्योति सिंह वेदा जो मधेपुरा बिहार से हैं और उनकी कहानी का शीर्षक है भारत रत्न। तो दर्शकों, मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी कहानी का आनंद लीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं अर्चना जैन मंडला से आप सब लोगों के बीच उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत एक लघु कथा लेकर आई हूँ। इस लघु कथा में एक ऐसी शख्सियत की मैंने हकीकत बयान की है जो पर उपदेश कुशल बहुतेरे के चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं। और आज ऐसे लोग हमको हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर मोड़ पर देखने को मिल जाते हैं। हमारे घर के अंदर, टीवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, हमारे आस पड़ोस में, सब जगह। तो ये चीज़ें जो मुझे जीवन में प्रभावित करती हैं बहुत, और जो मैं कहीं देख लेती हूँ और जो मंथन के रूप में मेरे अंदर चलता है, कभी कभी वो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कागज़ों पर आ जाता है। प्रस्तुत है मेरी कहानी या लघु कथा कहें, सांसें न एक कम न एक ज्यादा। आप जान लीजिए, आप मान लीजिए, ध्यान दीजिए, न एक सांसें कम न एक ज्यादा। भगवान ने जिसको जितनी सांसें दी हैं वो उतनी ही ले सकता है। दुनिया की सारी दौलत मिल जाए तब भी आप एक अतिरिक्त सांस नहीं खरीद सकते। भक्ति चैनल में बाबा श्री अमृतानंद जी का प्रवचन चल रहा था। इस तरह से वे कहे जा रहे थे। अशुपी और उसके 11 वर्ष का एक बेटा टीवी के सामने बैठे थे। अंचल मोबाइल में गेम खेल रहा था और अशुपी भिंडी की सब्जी की तैयारी कर रही थी। बाबा कह रहे थे, आज ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग दम तोड़ रहे हैं। किसी मूल्य पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सोचिए, सोचिए जरा, ईश्वर ने आपको कितनी ऑक्सीजन मुफ्त में दी है। और ऑक्सीजन ही क्या, ईश्वर ने आपको प्रकृति मुफ्त में दी है। ईश्वर ने आपको जमीन मुफ्त में दी है, आसमान मुफ्त में दिया है, और सुंदर सुंदर नज़ारे आपको, जिसमें पंछी, पशु और खुशबू, फूल, पत्तियां, सब कुछ तो मुफ्त में मिला है। जो सचमुच में अनमोल है वो तो आपको मुफ्त में ही मिला हुआ है। फिर भी आप शिकायत करते हैं कि ईश्वर हमें कुछ भी नहीं देते हैं। बदले में आप ईश्वर के निमित्त से उसको धन्यवाद देने के लिए कम से कम कुछ पौधे रोप दिया करें। चलिए, पौधे भी नहीं रोप सकते तो कम से कम इतना तो करें कि कभी किसी पौधे को काटने का सोचे भी मत, पौधों की सुरक्षा करें। तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। अशुपी ने मोबाइल अपने बेटे के हाथ से लिया और देखा कि उसकी सहेली छाया का फोन था। उसने इधर से जवाब दिया, हेलो, हाय अशरुपी, कैसी है तू?
बढ़िया, तू सुना। एक खुशखबरी है यार। वो हमारे फार्म हाउस के पास वाला जो जंगल था ना, उसको काटने की परमिशन मिल गई है। संतोष जी ने करवा ली है। क्या? कैसे? जंगल काटने की परमिशन कैसे मिल सकती है रे? यार, फॉरेस्ट ऑफिसर से ना सेटिंग की है हमारे संतोष जी ने। मोटी रकम ली है साले फॉरेस्ट ऑफिसर ने। ओह, श्रुपी पूछ सी गई। उसे पेड़ों से बहुत प्यार है, फिर भी क्या करे, सहेली की बात थी, उसे धन्यवाद और बधाई तो देना ही था। कांग्रेचुलेशंस। तो अब कब शुरू कर रही है तू और तेरे श्रीमान जी उस कॉलोनी का निर्माण का कार्य? वही तो बता रही हूँ, कल से पेड़ काटने वाले आ रहे हैं। हफ्ते भर में पूरा जंगल साफ कर देंगे। बाबा जी श्री अमृतानंद जी ने 15 दिन बाद का भूमि पूजन का मुहूर्त निकाला है। बाबा जी ने मुहूर्त निकाला है? श्रुपी हैरान रह गई। हाँ रे, बड़ी कृपा है बाबा जी की हम पर। फॉरेस्ट ऑफिसर से सेटिंग भी तो बाबा ने ही करवाई थी, डायरेक्ट उन्हीं से बात हुई थी उनकी। हम ना बाबा जी के लिए ना 4 BHK का एक फ्लैट बना कर देंगे। चल, बढ़िया है। भूमि पूजन में तुझे आना जरूर है सब परिवार? जरूर। अच्छा, रखती हूँ। अशोपी ने फोन रख दिया। प्रवचन समाप्त हो चुका था, सब्जी काटनी बाकी थी, तो उसने न्यूज़ चैनल लगा लिया। ये प्रवचन तो रिकॉर्डेड था, न्यूज़ तो लाइव आ रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। बाबा अमृतानंद की ऑक्सीजन के अभाव में मौत। कोरोना से 5 दिन से जूझ रहे थे बाबा। रात में हॉस्पिटल से जूझ रहे थे बाबा। रात में हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सप्लाई में जो भी परेशानी आई, 5 लोगों की मौत हो गई। उन 5 में एक बाबा अमृतानंद भी थे। बाबा अमृतानंद ऑक्सीजन की कमी के शिकार हुए। अश्रुपी के कानों में बाबा की आवाज गूंजने लगी, एक एक सांस निश्चित। भगवान ने कितनी ऑक्सीजन मुफ्त दी। पौधे लगाओ, कम से कम काटो तो मत। बाबा की ऑक्सीजन की कमी से मौत। सांसें, पौधे, मौत, ऑक्सीजन, सांसें, एक एक ऑक्सीजन, एक एक सांस, ऑक्सीजन। हे भगवान, हे राम, मुंह में राम, बगल में छुरी, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या हुआ माँ? अंचल पूछ बैठा। कुछ नहीं बेटा, जाओ जरा बगीचे में पौधों में पानी डालाओ और चिड़ियों के लिए सकोरा भी भर देना। सुनो, दाना भी डाल देना। अंचल दौड़कर बगिया में पहुंच गया। माँ, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तुम भी आओ ना। अश्रुपी बगीचे की ओर चल पड़ी। मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, उस ऑफिसर और संतोष भाई की रक्षा करना, सद्बुद्धि देना। तो ये थी मेरी कहानी, सांसें न एक कम न ज्यादा ऑक्सीजन। वास्तव में आजकल हर गली चौराहे पे हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उपदेश तो कुछ और देते हैं और वास्तव में वो करते कुछ और हैं। बाबा अमृतानंद जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और करते हैं और वास्तविकता कुछ और होती है। पेड़ों की सुरक्षा की बात करते हैं और पीठ पीछे लुके छुपे षड्यंत्र करके उन्हीं जंगलों को काटने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। इसी तरह समाज के सुधार की बात करते रहते हैं और समाज को दूषित प्रदूषित करते रहते हैं। कोई दहेज के विरोध में बहुत अच्छा भाषण देता है और जब पता चलता है कि वो स्वयं अपने बेटे के लिए दहेज की मांग कर रहा है। कोई सास बड़ी बड़ी बातें करती हैं अपने बहुओं के स्वतंत्रता की और उनके घर में जाके देखें तो उनकी बहुओं को कितना दोयम दर्जे का जीवन जीना पड़ता है। मेरी ये कहानी ऐसे ही लोगों पर एक
एक प्रहार करने का प्रयास है। जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, कथनी और करनी में जिनके फ़र्क होता है, हम ऐसे लोगों को जानें, समझें, हम सही लोगों का चयन करें और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। यही इस कहानी का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उड़ान का बहुत बहुत आभार सारी टीम का, जिन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चयनित किया, और मैं आप सब लोगों के बीच में जिन सब के कार्य योजना के कारण आ सकी, उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह वेदी व एशु मधेपुरा बिहार से मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। रश्मि रथी मंच को नमन करती हूँ, जिन्होंने मेरी रचनाओं को प्रस्तुत करने का यह शुभ अवसर मुझे प्रदान किया है। एक शाम कहानियों के नाम में मैं आपके समक्ष एक सशक्त लेखिका की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिन्होंने अपने योग्यता के बल पर समाज के पाखंडों को, समाज के कुरीतियों को दूर करते हुए शिक्षा की ज्योति को जन जन तक पहुंचाया है। मेरी कहानी का शीर्षक है भारत रत्न। डाकिया के सामने ही रेणु को उसके पिता ने गले से लगाते हुए कहा, बेटा आज मेरा जीवन सफल हो गया है, आज मैं धन्य हो गया हूँ। मैं इतना कुशल नहीं था, फिर भी तूने साहित्य की सेवा निस्वार्थ भाव से की। आज लगता है भारत रत्न मैंने तुम्हें जन्म देकर पाया है। तुमने साबित कर दिया कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। रेणु अपने पिता के गले लगते हुए बोली, पिताजी आप मन को मैला ना करें, आपकी दक्षता और आशीर्वाद ने मुझे यह मुकाम दिया है। सतनाम सिंह गौरवित होकर आसमान की ओर देखने लगे। रेणु बहुत ही स्वाभिमानी, अंतर्मुखी और सहनशील लड़की थी। उसके परिवार का माहौल बहुत ही अराजक था। रात में चाचा शराब पीकर हंगामा करते तो दिन भर महिलाएं गाली गलौज और अभद्र शब्दों से रेणु को प्रताड़ित करती। बच्चे धमाचौकड़ी मचाया करते, शोर से पूरा वातावरण ही युद्ध भूमि की भांति लगता। रेणु प्रत्येक दिन विद्यालय जाती, शिक्षा का प्रचार प्रसार करती। जब वह 16 वर्ष की थी तो उसकी सहेली ममता की शादी केवल 1 लाख रुपये दहेज पर आकर अटकी हुई थी। ममता के पिता दहेज की व्यवस्था के लिए सगे संबंधियों, साहूकारों, समाजियों के आगे गिड़गिड़ा रहे थे। उसकी ऐसी दशा देखकर रेणु ने ममता को समझाया, ममता तुम तो अभी 16 वर्ष की ही हो, पहले पढ़ाई करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, फिर शादी करना। ममता भी सहमत हो गई। उसने शादी ना करने और आगे पढ़ाई करने का निर्णय लिया, जिससे गुस्साए समाजियों ने रेणु को सामाजिक नियमों में हस्तक्षेप करने, उनकी परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाते हुए रेणु की पढ़ाई को बंद करने का आदेश दे दिया। 7 दिन से भूखी रेणु रसोई में जाकर जैसे ही भोजन के लिए थाली हाथ में लिया, उसकी माँ ने चीखते हुए कहा, चावल थोड़ा ही है, सोनू खाएगा। मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। लगभग सिसकते हुए रेणु ने अपनी माँ से विनती की। माँ, उसकी आवाज़ को सुनते ही सावित्री देवी चीखने और चिल्लाने लगी, पड़ोस की महिलाओं को बुलाने लगी। अरे शोभन की मम्मी, अरे प्रीतो की मम्मी, इधर आओ, देखो ये लड़की हंगामा कर रही है, मैं इसकी बात मानूं या अपने समाज के नियम कानूनों का पालन करूं। रेणु ने सबको समझाने का असफल प्रयास किया। मम्मी मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। दहेज लेना कानूनन अपराध तो है ही। अभी ममता 16 साल की है, वह नाबालिग है। सावित्री देवी का गुस्सा अब 7वें आसमान पे था। उसने रेणु के केसों को खींचते हुए जमीन पर पटक दिया और लात घूसों की बरसात शुरू कर दी। तू मुझे ज्ञान देने आई है? 2 अक्षर पढ़ने के बाद तुमने हमारे सदियों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ने का कोशिश किया है। अगर आगे तुमने पढ़ाई की तो हमारे समाज का कलंक बन जाओगी। तुम आज के बाद नहीं पढ़ोगी, घर का काम काज संभालोगी। ये रहा झाड़ू। झाड़ू देते हुए सावित्री देवी ने लताड़ते हुए रेणु को धकेल दिया और कहा कि जाकर घर की सफाई करो।
रेणु की योग्यता, उसके तर्कयुक्त विचार को सम्मान करना तो दूर, उल्टे उनके परिवार और समाज ने तिरस्कार और अपमान दिया। उन्होंने नीचे दिखाने का हर संभव प्रयास कर हतोत्साहित किया। इन सब परिस्थितियों को जूझते हुए रेणु ने माँ के द्वारा दिए उस झाड़ू के एक एक सिक्की को संभालते हुए समाज की बुराइयों को, प्रथाओं को दूर करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए पड़ोस के बच्चों को पढ़ाया और अपनी पढ़ाई को पूरी की। उसकी पढ़ाई जैसे जैसे पूरी होती गई, उसके व्यक्तित्व में निखार आता चला गया। वह पहले से अधिक तन्मयता के साथ अध्ययन, अध्यापन व लेखन में रत रहने लगी। आज उनकी मेहनत व साहस रंग लाई। सदैव अपेक्षित जीवन जीने के उपरांत भी उनके लेखन में प्रेरणा व सामाजिक चिंतन झलकता है, जो उन्हें साहित्य साधक के रूप में प्रतिष्ठित करता है। उन्होंने समाज के विभिन्न ज्वलंत विषयों के साथ साथ वीर रस को अपनी रचनाओं में प्रथम स्थान तो दिया ही, साथ में प्राकृतिक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पशु संरक्षण पर अत्यधिक बल दिया, जिससे उसकी रचनाएं जनमानस के पटल पर अंकित हो गई। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भटकते हुए लोगों को नई दिशा देकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी बना दिया। आज उनकी रचनाएं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही है। उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए पाठक लालायित रहते हैं। उन्हें कई साहित्यिक सम्मान और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए हैं। साहित्य जगत में उनके उत्कृष्ट और अतुलनीय योगदान व सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। धन्यवाद।